हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर 6th सेमिनार। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने 5 सेमिनार कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा जो एनजीओ है वो एक शिक्षा के बेस पे बना हुआ है, और आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है और शिक्षा के लिए आप लोगों को जगाया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि माना कि हमारे एनजीओ चलाने में हमें बहुत मुश्किलें आएंगी, वो पता नहीं हमें क्या क्या दिखाएंगी, क्या क्या सुनवाएंगी और हमें मोटिवेशन भी कराएंगी, बट वही मुश्किलें हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ रास्ते दिखाएंगी। माना दुनिया में करोड़ों इंसान है, पर हर इंसान, अशिक्षित इंसान जानवर के समान है, और शिक्षा से हमको मिलता मान है और भी सम्मान है, बट वही इंसान सबसे ज्यादा महान है जो शिक्षा करके हमको पढ़ाता है। वही इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा महान है। हर कोई हर किसी के लिए नहीं सोचता, हर कोई हर किसी के लिए नहीं सोचता, और हर कोई अब खुद को छोड़कर सामने वाले को ही नहीं नोचता। क्यों? हर कोई यहाँ अपनी शिक्षा है बेचता, पर शिक्षा बेचने से पहले वो ये क्यों नहीं सोचता कि, और सोचने से पहले भी, शिक्षा बेचने से पहले भी वो एक जरूरतमंद को क्यों नहीं खोजता। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे एक एनजीओ खोला है, हम लोगों ने खोला है, और हम इसको दिन ब दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों से लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, उन लोगों के लिए जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं और एनजीओ से जुड़ के और लोगों को भी जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो। ऐसे ही हम एनजीओ को आगे बढ़ाते जाएंगे, और मुझे आशा भी है कि आप सब लोग भी वीडियो के जरिए भी और यहाँ पे हम लोगों को सुनने के बाद भी जुड़ेंगे। और मैं और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर बन के आई थी, और व्यूअर बनने के बाद मैं यहाँ पे अब एक मेंबर हूँ, और मेंबर होने के बाद भी मैं यहाँ बोल रही हूँ खड़े होकर, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनने के बाद अगली बार यहाँ खड़े हों और आप यहाँ आके बोले। वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हम लोगों से सीख के अपने आइडियाज यहाँ रख रहे हैं। बाकी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि 5th सेमिनार तक हम लोगों ने काफी कुछ ऐसे बोल दिया है, सुन लिया है, और आप लोगों के आइडियाज भी सुन लिए हैं। मैंने आप लोगों के सामने इतना सब कुछ कहा है। अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी, आप में से कोई यहाँ पे आए और बोले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी देव को कि वो आए और अपने आइडियाज हम लोगों को दे, ताकि हम लोग इस एनजीओ में हमें और हेल्प मिले आगे बढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम देव है। मैं आज इस एनजीओ के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ दिन पहले मैंने कुछ बच्चों को देखा था जो रास्ते पे काम कर रहे थे, कूड़ा बीन रहे थे या कबाड़ी की तरह काम कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो बच्चे खुद से नहीं आना चाहते हैं। उनकी या तो कोई आर्थिक परिस्थिति या उनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं जिससे वो काम करें। तो हम जब एनजीओ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ फंड होगा, तो उनके घर पे जाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ये काम नहीं करें और पढ़ाई करें। जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करी जाएगी। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कोई भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर और डिटेल्स दे दी जाएंगी। आप चाहे तो कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो। जो नियर बाय है चंदोसी के यहाँ के, वो यहाँ पर आकर भी बैठ सकते हैं और हमारे सुन सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, एनजीओ क्या है क्या नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसे कि आप सबने देखा, देव ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, और आप लोग, मुझे लगता है कि इसके आइडिया से बहुत इंस्पायर होके आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारे नंबर एंड सब एड्रेसेस को देख के आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक नए आइडिया के साथ करते हुए मैं अब किसी और को भी बुलाना चाहूंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर हर्षित को, जो आए और अपने आइडियाज दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम हर्षित है। मैं यहाँ पर सेकंड मीटिंग में आया हूँ और मैं बोल यहाँ पे पहली बार ही रहा हूँ। एजुकेशन के मतलब मेनली ये एनजीओ एजुकेशन के बारे में है। खैर इतने सारे वीडियोस में, इतने सेमिनार्स में, जो 5 सेमिनार हुए हैं, उनके अंदर क्या कहते हैं, एजुकेशन के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारे थॉट्स रखे होंगे। खैर मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या बोला गया था, क्योंकि मैं सिर्फ सेकंड टाइम आया हूँ। एजुकेशन मेरे लिए
मैं मानता हूँ एजुकेशन वो है जो आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रोवाइड करता है, आप में फैक्ट्स जनरेट करने की, फैक्ट्स को गेन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उससे भी ज्यादा विजडम। हम जैसे कि हमने नॉर्मली बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि आपको रोड ऐसे पार करनी चाहिए, आपको क्या कहते हैं, वी शुड वॉश आवर हैंड, ब्रश आवर टीथ, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और डू हेल्प, मतलब हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमने मोरल साइंस में पढ़ी हुई, पर इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास से 8th क्लास तक हमारे सबने पढ़ा है। मोरल साइंस हमारे सब्जेक्ट का, मतलब हमारे कोर्स का पार्ट रहा है। उसके बावजूद भी लोग नहीं उतने क्या कहते हैं एनलाइट हो पाते हैं उन चीजों को लेकर। उनको पता है कि हाँ मेरे को रोड पर सही से बाइक चलानी चाहिए, पर तब भी हम नहीं चलाते, हम रैश ड्राइविंग करते हैं क्योंकि हमको उसमें मजा आता है। तो एक्चुअली में जैसे कहने लगा कि पढ़ाई को करने के 2 तरीके हैं, एक है रटना, क्रैमिंग, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, समझना, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्शियस में अपने उसे गेन कर लेना, यानी कि अपने माइंड में। तो उसी की तरह जिंदगी को भी हम उसी 2 भागों में लेते हैं। पहला कि क्रैमिंग, हाँ ठीक है, हमको ये काम करना चाहिए, हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमको क्या कहते हैं पढ़ाना चाहिए, हमको ये सब चीजें करनी चाहिए। हम बस उसको क्रैमिक लाइन अपने दिमाग में सेंटेंस बना लेते हैं कि हाँ हमको ये एक्स काम है, हमको ये करना चाहिए। पर एक्चुअली कितने लोग उसके रीजन को, उसके जो उसका प्रोसेस है, उसको अपने माइंड में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स रख दूं, कोई एक बॉक्स रख दिया मैंने यहाँ पे लाके, अब कोई देखेगा तो उसे, कोई तो इस तरीके देखेगा, हाँ क्या है ये बॉक्स है, कलर क्या है बॉक्स का, ब्लू है, ठीक है। कोई इसको इस तरीके से देखा कि क्या है बॉक्स, किसने रखा, मैंने, कौन से कलर का है, ब्लू, कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या हो सकता है, ये होती है क्यूरियोसिटी। तो मेरा कहना ये कि मतलब एजुकेशन में जो भी हम आगे देने जाएंगे, हम जब अलग अलग सेंटर्स भी खोलेंगे, जैसे कहा है सर ने कि 8th क्लास तक के, फिर एक 9th से 12th तक का एक कंबाइंड सेंटर, सब बच्चे आ सकें, तो उसके अंदर सिर्फ क्या कहते हैं एजुकेशन पे, सिर्फ एक वो क्रैमिंग वाले पार्ट पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की नहीं, ह्यूमन थॉट्स की, इमोशंस की। और देखा जाए तो एजुकेशन को मैं 5 पार्ट्स में डिफाइन करना चाहूंगा। हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, इनको 5 पार्ट में मैं 5 एस्पेक्ट्स कह सकता हूँ एजुकेशन के। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल, चौथा फाइनेंशियल और एक सोशल। इसके 5 एस्पेक्ट्स हो गए। फिजिकल में यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के बारे में, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, चाहे हम उसके बायोलॉजी पढ़ें, चाहे उसकी एनाटॉमी पढ़ें, चाहे हम योग के बारे में सीखें, चाहे हम प्राणायाम हो, मतलब डिफरेंट चीजें, हम उसमें उसकी बुराइयां, मतलब हम अपने शरीर को किस तरीके से मोड़ रहे हैं, मतलब किस गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं हम अपने शरीर के सामने। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग अच्छा स्पोर्ट है, हमें ये बेकार है, ऐसा स्पोर्ट है, ठीक है, पर उसके अंदर भी लोग क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं, गलत नहीं है पर एक हद तक, मतलब गलत तरीके से बॉडी को चेंज करना, वो चीज गलत है। और इसमें हम ये भी जानते हैं इस एक्सपेक्ट में कि हम अपनी बॉडी को सही कैसे रख सकते हैं, योग के द्वारा, या एक्सरसाइज करके, या अच्छा खान पान, ये फिजिकल एस्पेक्ट होगा जो हम पढ़ते हैं एजुकेशन। सेकंड आता है मेंटल का, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट को समझना, यानी कि साइंस के बारे में पढ़ना, आर्ट्स के बारे में पढ़ना, कॉमर्स के बारे में पढ़ना। और हाँ, इससे मुझे एक और चीज याद आई कि जो हमने नॉर्मली देखा है कि आर्ट्स जो बेसिकली डिवाइड होता है हमारा एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो साइंस की तरफ ज्यादा प्रेरित करता है और आर्ट्स को तो और भी बेकार समझाता, पर एक्चुअली हमारी पूरी जिंदगी जो है वो आर्ट्स पर निर्भर है। उसके बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा हम चाहे इंस्टा चलाएं, चाहे यूट्यूब चलाएं, कुछ भी चलाएं, या कोई किताब पढ़ें, या किसी से हम बात करें, या कोई अपने थॉट का आदान प्रदान करें, उसके अंदर हम पोएट्रीज की हेल्प लेते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, वो सब आर्ट्स का ही पार्ट है। तो हम आर्ट्स को का बहुत हद तक नेग्लेक्ट कर पाते हैं। और शायद क्या पता, एक वो बच्चा जो साइंस ले रहा है आज, या फिर जो कॉमर्स ले रहा है आज, वो क्या पता एक अच्छा पोएट हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता था, एक अच्छा लिरिक्स आर्टिस्ट हो सकता था, वो बहुत कुछ हो सकता था, पर नहीं, वो साइंस में चला गया। शायद वो कर ले साइंस, पर शायद वो एक आर्टिस्ट बनने की खूबी वो खो दे। और ऐसे ही कॉमर्स के लिए, कॉमर्स को लोग कम आंकते हैं कि कॉमर्स में सिर्फ शैतान बच्चे टाइप जाते हैं जिनको पढ़ना नहीं, पर देखा जाए जो कॉमर्स एक्चुअली जाते हैं उनको पता लगता है कितना हार्ड है कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स। और मेंटली, मतलब ये सेकंड हम मेंटली एक्सपेक्ट्स पे चल रहे हैं, मतलब अपने को मेंटली डेवलप करना, थॉट को। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा है इसलिए वो शैतानी करेगी, तुमको ये करना चाहिए, तुमको इस तरीके से बात बोलना चाहिए, तुमको आराम से बोलना चाहिए। हम एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, हम रोबोट्स नहीं है ना, हम कोई कमांड ले रहे हैं, हम किसी गुलाम है। हमको मुझसे कहते हैं किसी ने कि तुमको बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, या फिर तुमको खाना चप करके नहीं खाना चाहिए, नॉर्मली खाना चाहिए,
पर ये हमको रोबोट नहीं कि हमें कमांड टाइप कर दी और हमने उसको गेन कर लिया और हमने वो काम कर दिया। हमको अंडरस्टैंडिंग दो, हमको समझाओ। मतलब मेरा कहना है कि बच्चा हो या बड़ा हो, हमको स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। लोग डिफरेंटली बोल सकते हैं कि वॉश योर हैंड्स डेली या वॉश योर हैंड्स या फिर ब्रश योर टीथ, ऐसे बोल देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो उसको समझाओ, उसके बाद वो तय करेगा। यानी कि मैं एक कॉन्शियस एक इंसान तय करेगा, चाहे वो बच्चा हो, और बच्चे में आई ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि वो तय करे कि ये चीज है, ये सही है या गलत है। वो रोबोट नहीं है। वो शायद इसी कारण वजह से उनमें क्रेविंग वाली चीज आ जाती है कि भाई ब्रश और टीथ दे दी, और यही उनके मतलब बुढ़ापे तक, उनके बड़े होने तक वही चीज चलती रहती है। वो चीजों को क्रैम करते हुए चलती है लाइफ में। वो उसकी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि हमको ब्रश करना है, क्यों ही हम ब्रश करें, क्या जरूरत है। बस एक उन्होंने चीज रट ली और वो उनकी पूरी जिंदगी भर वही चलता रहता है। अभी खैर इसमें बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैं थर्ड एक्सपेक्ट को बढ़ता हूँ, जो कि इमोशनल एक्सपेक्ट। इमोशनल यानी कि भावनात्मक तौर की एजुकेशन, या तो भावनात्मक स्वास्थ्य भी कह सकते हैं एक तरीके से। यानी कि एक वो कंडीशन जिसमें हम इमोशनली स्टेबल हैं, और स्टेबल हम उनको समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को, सामने वाले के इमोशंस को। बहुत से लोग समझ नहीं पाते और बहुत से लोग इग्नोर भी करते हैं सामने वाले की फीलिंग्स को, या सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसके क्या भाव है। बहुत से लोग होते हैं गुस्से में बोलते हैं, पर एक्चुअली जो हमको, अगर इमोशन को हम पार्ट में देख ही जा रहे हैं तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि वो एक्चुअली एक दिल से बोल रहा है, चाहे गुस्से में बोल रहा है। तो बहुत से लोग उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। और इमोशन कई तरह के होते हैं, गुस्सा होता है, प्रेम होता है, घृणा होती है। तो हम किसी इमोशन को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के गलत इमोशन हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में। इमोशंस होते हैं, हम इमोशन को रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं करते। हम सप्रेस करना भी नहीं चाहिए, हम गाइड कर सकते हैं। किसी को गुस्सा, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है कि वो किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो जिम में गया, उसने पुलअप पुशअप मारी। तो वो क्या है, वो अपने इमोशन को, अपने गुस्से को, अपने हार्ट ब्रेक को गाइड करना, वो उसे सप्रेस नहीं करना। ना ही हम कर पाएंगे और ना ही करना चाहिए। जो करते हैं ऐसा कोशिश करते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और डिप्रेशन तो पता ही है कितनी बुरी कंडीशन है। तो उसको बस गाइड करना चाहिए। और अब इस पर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आता है हमारा सोशल एस्पेक्ट, सोशल एजुकेशनल एस्पेक्ट। यानी कि सोशली हम सामाजिक तौर पे कैसे हैं। हम कह देते हैं कि चार लोग ये कह रहे हैं, कोई भी हम बात कहते हैं, या हम कहीं घूम रहे हैं, हम कहें तो अपनी गर्लफ्रेंड के संग घूम रहे हैं, या हमारा किसी के संग कुछ भी मतलब रिलेशन है, या हम पेरेंट्स के संग घूम रहे हैं, कुछ भी है। तो हम देखते हैं समाज क्या कहेगा। तो एक्चुअली समाज की प्रोसेस ये है कि मैं आज घूम रहा हूँ, मैं समाज में कुछ कर रहा हूँ, चार लोगों ने बात कही। खैर एक टाइम वो भी आता है कि मैं उन चार लोगों में होता हूँ, और जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है चार लोग गलत बोल रहे हैं। पर जब मैं चार लोगों में हूँ तो वही चार लोगों में मैं भी गलत बोल रहा होता हूँ किसी के बारे में। तो उनसे हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो चार लोग आधे घंटे बाद तो भूलने ही वाले हैं, क्योंकि हम भी भूल गए थे उसको उल्टा बोलने के बाद। और समाज में बहुत से लोग नेगेटिव लेते हैं इसी चीज को देखते हुए, जब उनको खुद पे बीतती है कि समाज ऐसा है, समाज वैसा है, कि समाज में ये सब चीजें होती हैं। तो पर लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो भी समाज का, समाज हमको प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है। प्रॉफिट कहाँ, लड़का हो या लड़की, अगर हम कहीं अकेले रास्ते पे जा रहे हैं, लड़के हैं इसका मतलब ये नहीं हमको डर नहीं लगता, भाई कुछ भी हो सकता है, हमसे भी चोरी चकारी हो सकती है। तो वहां समाज के यानी लोग वो उनको हेल्प करते हैं। एक लड़की के लिए तो और भी ज्यादा सेंसिटिव ये बात है कि उनकी वो हेल्प करते हैं। और यहाँ बुरी भी है कि हाँ जजमेंट भी बहुत पास होता है। जजमेंट क्यों, क्योंकि इंसान है, हमेशा थॉट रहेगा, कभी इंसान का दिमाग बंद नहीं होगा, तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, तो वो सोचता रहता, तो वो जजमेंट पास करता रहता है। पर लेकिन मैं यही कहूँ कि अपने सोशल एस्पेक्ट को बनाए रखें, लोगों से बात करते रहे, कट ऑफ ना हो, या फिर ऐसा लगे कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। हमको नहीं पता वो क्या, हमें नहीं सोचना कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। और ये इसने भी एनजीओ की प्रोसेस में भी हमको इन एस्पेक्ट का हमें ध्यान रखना है। ये सोशल हो गया। और उसका फाइनल पे आता हूँ जो कि है फाइनेंशियल, यानी कि हम कहते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। लोग इंडिया में हम पढ़ रहे हैं, इंडिया क्या किसी भी वर्ल्ड के कोने में हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पैसे के लिए, जॉब के लिए। बिना पैसे के कुछ नहीं, ना ये एनजीओ है, ना मैं हूँ। मैं भी यहाँ कैसे आया हूँ, किसी वाहन से आया हूँ, वो वाहन नहीं होता, या मैं रिक्शे से भी आता तो मुझे पैसा ही चाहिए, कहीं भी जाऊँ मुझे पैसा चाहिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं कि नहीं हम पैसे के लिए नहीं करेंगे, ये गलत चीज होती है, कि मतलब नेगेटिव, पैसे को बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, पर उसके लिए सब मरते हैं। पैसा एक तरह का कह सकते हैं करेंसी ऑफ हार्डवर्क है, आपकी वर्क का आपको पैसा मिलता है,
वो हार्ड वर्क में को पैसा मिल रहा है, तारीफ वारीफ मिलती है, ठीक है, बट वो पैसा हमारी जेब में जाएगा, उससे हम और खुशी भी खरीद सकते हैं, कोई चीजें हमको उसी से खरीदेंगे। पैसा खुशी भी देता है, ये नहीं कहूंगा कि इमोशनल खुशी दे देगा, पर हाँ देता है बिना पैसे कुछ। और ऊपर से इंडिया में जब मैं इंडिया कह रहा हूँ, एक ह्यूमन में पैसे को लेकर बहुत दौड़ लगी रहती है कि हमको पैसा चाहिए। और एजुकेशन के बेस पे अगर मैं इसको बात करूं तो एजुकेशन में जैसे मैं अभी एक बैचलर डिग्री कर रहा हूं, तो उसके अंदर कोई भी कर रहा हो तो वहां हमको फाइनेंशियल एस्पेक्ट पढ़ा ही नहीं जाता कि हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, SIP, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग के बारे में हमें पढ़ा ही नहीं जाता। मैं अभी जैसे मैं फार्मा कर रहा हूँ, फार्मा में मैं पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, हमारा सब्जेक्ट होगा एक मार्केटिंग जो आएगा, ठीक है, पर एक्चुअली में हमको कौन सा टीचर, वो टीचर ने कभी खुद मार्केटिंग नहीं करी तो हमको क्या बता पाएगा। मैं किसी की टीचर की वो डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और बस मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमको क्या पढ़ा पाएगा। तो थ्योरी ठीक है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल्स करना नहीं है, उस थ्योरी को भी प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, ये हम सब जानते हैं। और ये बातों में बोलना, लाइंस में बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको अच्छा बनना, सबको हीरो बनना, सबको ज्ञानी बनना है, पर एक्चुअली में मैं बताऊँ होना चाहिए काम, चाहे थोड़ा अच्छा आदमी करे, चाहे बुरा आदमी करे, चाहे सीधे तरीके से, चाहे काम होना चाहिए, जो काम होना है सही रीजन के लिए वो काम होना चाहिए, जल्दी हो फास्ट हो होना चाहिए, मुद्दा ये है। तो हम लोग मतलब इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ज्यादा ही बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि हमको एजुकेशन में चाहे बचपन से ही हमको उन्हें बताना चाहिए बैंकिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। और लास्टली मैं इसको ही ओवर करता हूँ, चाहता क्या बोलूँ इसके बारे में, पर ओवर करता हूँ। अब मैंने बताया था 5 उंगलियां हमारी 5 एस्पेक्ट्स, इसमें सबसे बड़ी उंगली हमारी ये वाली। तो किसी की ये उंगली फिजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, किसी की मेंटल, किसी की फाइनेंशियल, यानी कि कोई अमीर हो सकता है, कोई बहुत ताकतवर हो सकता है, कोई मेंटली अच्छा हो सकता है, कोई इमोशनली भावना तौर पे किसी को अच्छा समझता है, और किसी का जैसे अंगूठा छोटा है, कोई फाइनेंशियली वीक हो सकता है, फिजिकली वीक हो सकता है, पतला दुबला हो, ठीक है, वो मतलब हो सकता है। तो डिफरेंट हाइट्स है उंगली, सबके अपनी अपनी सबके मतलब, पर मुद्दा ये कि 5 उंगलियां हैं। जैसे कि हमारी बात कि यार पैसे चक्कर में मत पड़ो, तुम अभी ये जॉब करके पहले तुम पढ़ लो, या फिर मतलब ये प्यार बैठ के चक्कर में मत पढ़ो, मैं सीधी बात कहूँ तो स्ट्रेट वर्ड्स में, इन चक्करों में मत पढ़ो। पर ये सारी चीजें हमारे साथ चलेंगी। कहते हैं कि भाई मैं 1 साल तक इसका कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूंगा, मैं सबको कट ऑफ कर, बहुत से लोग करते भी हैं कि मैं सबको कट ऑफ कर दूंगा, कि मैं नहीं करूंगा, पर शायद बहुत से लोग 99% जिनका नहीं हो पाता वो डिप्रेस हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने मेंटल शायद पढ़ाई को दिया, पर वो फिजिकली उतने उसको एस्पेक्ट को शायद गौर नहीं दे पाए, और इमोशन को भी वो नहीं दे पाए होंगे, और लोगों को, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी वो उतनी वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहना है चाहे कोई एस्पेक्ट कम रह जाए, फाइनेंशियली आप थोड़ा वीक रह जाओ, पैसे में कम रह जाओ, या फिर शायद फिजिकली आप इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, इमोशनली आपको सामने वाले इमोशन समझ में ना आते हो, पर सबको साथ लेके चलना है, कोशिश करनी की हमें सबके संग ग्रो करना। और अभी मेरा खत्म करता हूँ, और अभी एक मैंने बात बोली थी डिसरेस्पेक्ट वाली, ये लाइन बोली जाती है हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे टीचर्स हमारे मतलब बुरा मान जाते हैं। एक लाइन है, आवर डिसएग्रीमेंट इज अ डिसरेस्पेक्ट, आवर डिसएग्रीमेंट इज शुड नॉट बी अ डिसरेस्पेक्ट। मतलब क्या कहते हैं कि हम किसी से एग्री नहीं करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स से, चाहे हमारे टीचर से, तो वो समझते हैं कि हम उनका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वो डिसरेस्पेक्ट नहीं है, वो उनको भी समझना चाहिए। और मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि उम्र बढ़ने के संग आदमी नॉलेजेबल भी होता है, बहुत से लोग नहीं भी होते, वो उनके एनवायरमेंट पे यकीन करता है। मैं ऐसे 60-70 साल के बुढ़े लोगों को देख सकता हूँ जो ऐसी बात कर जाएंगे कि आपका मतलब खून भर जाए, पर वो सब चीजें चलती रहती हैं, ये मतलब दुनिया ही। और एक और लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, द वर्ल्ड इज गेटिंग बेटर, द वर्ल्ड इज गेटिंग बेटर। ये एक बुक में मैंने लाइन पढ़ी थी जिसका नाम है थॉटफुलनेस, जो हैंस रॉसलिन के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस बुक में ये बताया है कि वर्ल्ड बेटर हो रहा है। आप अगर नए स्टैटिस्टिक्स, नए सर्वेस उठा के देखेंगे तो वर्ल्ड में पढ़ाई का एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है। आज एक बच्चा पढ़ने चाहे, मैं पढ़ाई की बात कर लूँ, खैर लंबा हो रहा है थोड़ा, पढ़ाई की बात पे बात कर लूँ तो अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने भी किया था, अगर कोई बच्चा चाहे, उसके पास फोन सबके पास है, एक रिक्शे वाले बच्चा रिक्शा चलाता है मान लीजिए पार्ट टाइम में या कुछ काम कर, उसके बाद फोन तो होगा ही, फोन तो एक बहुत बड़ी नेसेसरी चीज बन गई है, और वो है भी, वो एक टूल है, उसको हम अच्छी वे में यूज करें या बुरी वे में यूज करें। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है,
जैसे कि हमारे शिवम सर की लाइब्रेरी वाला यूट्यूब चैनल, उस पर कहते हैं इंग्लिश अवेलेबल है, इंग्लिश के बारे में, और इस पर हमारी एनजीओ के बारे में यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड की जाती है। सब कुछ अवेलेबल, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको साहित्य लिटरेचर पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, तमिल में, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। पर हम उस पर क्या कर रहे हैं? हमको ये भी एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पॉइंट करना चाहूंगा कि उनके अंदर हमको ये कॉन्शियस, हमको ये थॉट जनरेट करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो सोच सके कि हाँ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में मेरा फोन है। कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो हम इंसान, हमको बहाना मारने की आदत होती है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम भाई हमारी ट्यूशन नहीं लग रही है, हम पढ़ नहीं पाए, पर वो शायद वो इंस्टाग्राम या वो शायद वो रील्स बंद करके वो यूट्यूब वीडियो खोल सकते थे, वो वहां से पढ़ सकते थे और उनको समझ में भी आता। क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए एक टीचर है, एक सब्जेक्ट पढ़ा, पर वहां पर तो सैकड़ों टीचर है, वो पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एजुकेशन नहीं, हर चीज में, फाइनेंस, बैंकिंग, जैसे मैंने फाइनेंस की बात करी, योगा, एजुकेशन, सब कुछ अवेलेबल है। बस वो एक टूल है, उसको यूज करना। आप एक चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। अब मैं बस इतना ही अपने फिनिश करता हूँ। आप सबने जैसे देखा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप सबको एक बुलाऊंगी, सबको यहाँ बोलने के लिए, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा। और हर्षित ने तो भंडार लगा दिया आइडिया का। मैं बोलना चाहूंगी कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें नए नए आइडिया सिखाए, और हम और एक वन मोर क्लैप मैं करवाना चाहूंगी। तो इसी को आगे करते हुए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, फाइनेंशियली, सोशली जो लोग कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। बस इसी के साथ मैं अब और ज्यादा वीडियो को लंबा करते हुए नहीं, और सबको बुलाना चाहूंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्राची को, जो आए, और वेल साइड, उसने पिछली सेमिनार में बहुत अच्छा बोला था एंकरिंग में। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस एनजीओ को स्टार्ट किया, और अब हम इस एनजीओ के प्रोसेस आगे जल्दी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन का है, तो हमारी जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी भैया ने बताया, कि जो हमें हर प्रकार की नॉलेज प्रदान करे, जैसे वो हर इमोशनली एक्सेट्रा। तो ऐसे संस्कृत में उसे कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रताम धर्म आपनोति धना धर्मास तथा सुखम। इसका मतलब ये है कि विद्या ही ऐसी चीज है जो हमें विनम्रता प्रदान करती है, कि किसी के लिए हमें क्या फील करना है, ये हमें तभी पता चल सकता है जब हमारे पास सही एजुकेशन है। तो है विद्या विनयम ददाति, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनयाद याति पात्रताम, और जब हम विनम्र होते हैं तभी हमें किसी चीज की योग्यता प्राप्त होती है। पात्रताम धनम आपनोति, और जब हमें योग्यता प्राप्त होती है तभी हम किसी ऐसे कार्य को कर सकते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। धनास धर्मास तथा शिवम, और धर्म, जब हमारे पास धन होता है तब ही हम अपने किसी धर्म को मान सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और जब हम धर्म का पालन करते हैं तब हमें हर प्रकार के सुख की प्राप्ति अपने आप की हो जाती है। और अगर शिक्षा की बात करें तो ये एक इतना बड़ा धन है, अगर आप किसी भी मतलब पैसे को प्राप्त करते हैं तो वो कभी ना कभी खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सही एज में सही एजुकेशन प्राप्त कर ली तो वो आपसे किसी भी तरीके से दूर नहीं हो सकती है। तो इसको कहते हैं कि ना चोर हार्य, ना चा राज हार्य, ना प्रतिभाज्य, ना चा भारकारी, वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा इसको छीन सकता है, ना भाई इसको आपस में बांट सकता है जैसे संपत्ति को बांटा जा सकता है। और ये हमारे ऊपर एक मतलब वजन की तरह भी नहीं होता है कि बहुत, जैसे अगर हमारे पास कोई चीज है तो वो हमारे ऊपर वजन के उसमें है, तो ऐसा नहीं होता है। ये जितना ज्यादा होता है इंसान उतना ही ज्यादा विनम्र होता है। तो ये एक वजन के रूप में भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आप इसको जितना बांटोगे ये उतना आप पे बढ़ती जाएगी।
ये और धन की तरह नहीं है कि आपने खर्च करा तो धन आपके पास से चला गया। ये आप जितना दूसरे के दोगे उतना आपको खुद भी मिलता जाएगा। थैंक यू, बस मैं इतना ही आज जैसे कि आपने देखा, प्राची ने भी बहुत अच्छी लाइंस कही और अब बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोगों के आइडियाज बेस्ट हैं, आप लोग बेस्ट हैं और आप अगर चाहें तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं आप इस एनजीओ में जुड़ के। अब मैं बोलना चाहूंगी कि कभी नहीं रुकेंगे हम और चलेंगे मिला के कदम से कदम। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी उन ग्रेट पर्सनैलिटी को जिनका नाम है मिस्टर शिवम। सो कम ऑन द स्टेज सर। हेलो एवरीवन। देखो, सबसे पहली बात कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग आए संडे में। जैसे कि मैं हर बार कहता आया हूँ कि संडे में हम आराम से सो सकते हैं, ठीक है, फिर भी हम जल्दी उठते हैं और हम इस एनजीओ का एक पार्ट बनते हैं और हम आते हैं और अपने व्यूज रखते हैं, या हम व्यूज नहीं भी रख पाते तो हम एक उसका हिस्सा है उस समाज का, जो समाज एक दूसरे समाज को बेटर करने में लगा पड़ा। मेरा नाम शिवम अग्रवाल है, जैसे कि आप जानते ही हैं। देखो, हमने एक एनजीओ की स्टार्टिंग की है। उस एनजीओ में हमने जाना कि हम एक दूसरे से कदम मिला के हम आगे बढ़ेंगे और समाज को बेहतर बनाने में हम अपना योगदान देंगे। अब बात करते हैं कि गुरु की। जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, तो मैं अपनी बात करूं, मुझे हर किसी में एक गुरु दिखाई देता है। जिससे भी मैं बात करता हूं, जिसकी भी मैं बात सुनता हूं, मुझे एक उसमें गुरु दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में मैं उससे नीचे होता हूं। जैसे कि अभी बात करी हर्षित ने, तो हर्षित ने इतनी सारी बातें बताई जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी और मुझे सुन के लगा कि यार ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यार ये तो अमेजिंग है। अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने देव से बात करी 5 मिनट, तो मुझे पता लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैं तो अभी कॉपी पे ही और रजिस्टर में ही मेंशन कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, ये कंप्यूटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी से बात करके, हर किसी से बात करके एक ना एक गुरु मिल जाता है। अभी बात करी प्राची ने, तो इन्होंने इतनी सारी संस्कृत बोल दी। हालांकि बचपन में मैं संस्कृत से बड़ा प्यार करता था, संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो मुझे हर किसी में कोई ना कोई गुरु दिखाई देता है। अच्छा, जो आज का मेरे स्पीच का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो है सपने बोना। सपने बोना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसान को गेहूं की फसल लगानी है तो वो गेहूं के बीज बो देता है, ठीक है। अनाज जो भी है, या चावल है या सब्जी उगानी है उसे, तो वो उसी के बीज बोता है और वो सब्जी जो है, वो फल जो है, पेड़ जो है, निकल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, मतलब आप जानते होंगे इस चीज को। तो मेरा आज का जो शीर्षक है वो है सपने बोना। हमें सपने बोने हैं, और सपने किसमें बोने हैं? छोटे छोटे बच्चों में सपनों को हमें बोना है। होना क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें 1st to 8th तक बच्चों को कोचिंग कराना है। वो बच्चे जो कि कोचिंग जा नहीं पाते हैं पैसों की वजह से कहीं ना कहीं, या फिर दूसरा मैंने टॉपिक बताया था कि उन्हें पता ही नहीं कि हमें कोचिंग पढ़ना भी जरूरी है। उन्हें सिर्फ ये है कि हम छोटे हैं तो हमें स्कूल जाना है, ठीक है। पेरेंट्स कहते हैं भाई स्कूल जाओ, भाई स्कूल मार के डांट के स्कूल भेज देते हैं, प्लीज नोट, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमें स्कूल जाना है और स्कूल जाके हमें पढ़ना है, लेकिन हमें स्कूल के अलावा भी ट्यूशन में भी हमें कुछ सीखना है। क्योंकि स्कूल में आपको सिर्फ कितना सिखा देंगे, जैसे कि हर्षित ने बताया कि स्कूल में हमें क्या सिखाएंगे, स्कूल में ये सिखा देंगे जो टॉपिक जो पढ़ाया जाता है, ये तो नहीं बताएंगे भाई हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू बी रिच, ये नहीं सिखा सकते हम स्कूल में। स्कूल में भी, कॉलेज में भी नहीं सिखा सकते ये चीज। आप बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको वो सिखाएंगे ही नहीं। हाँ, अब जो नए कुछ कॉलेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह कॉलेज बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं जिसमें वो आपको स्टेज परफॉर्मेंस सिखाते हैं, स्टेज पर बोलना। और एक बार अगर आपको बोलना जाता है, आप बोलने से डरते नहीं हो, कहीं भी खड़े होकर आप बोल सकते हो, तो आप रिच हो सकते हो, आप अमीर बन सकते हो। क्योंकि सारा खेल बोलने का है। हमें अगर कॉन्फिडेंस है बोलने का, तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम स्टेज पे जाने से घबराते हैं, या जाते हैं तो हमारे हाथ हिलने लगते हैं, या फिर पेट में एक बटरफ्लाई घूमने लगती है, ठीक है। तो फिर जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस की, हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि भाई माँ के पेट से कोई भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता कि एकदम वो बाहर आए, दुनिया में आए और एकदम आता है कि हाँ भाई बताओ भाई मैं खड़ा हूं और मैं बोलूंगा आज सब सुनो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, डर सबको लगता है, बोलना है, ठीक है। अगर आप बोल सकते हो तो आप बेटर बन सकते हो, आप बेटर बन सकते हो, आप बेटर कर सकते हो, आप एक बेटर समाज का हिस्सा बन सकते हो। तो जो मेरा शीर्षक है सपनों को बोना। करना क्या है आपको जो छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग देनी है, आपको उन्हें बताना है कि भाई स्टडी तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है।
तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हें छोटा बड़ा सीखना है, ABCD सीखनी है, 1 2 3 सीखना है, पहाड़ा सीखना है। हमें बच्चों के अंदर सपने भी बोना है। ऐसा होता है जैसे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने अगर वो कहा कि मेले में कहा कि भाई पापा बोलूंगा वो डॉक्टर का सेट जो बिक रहा है, उन्होंने से दिलवा दिया, खरीदवा दिया, साहब 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, दिलवा दिया। अब वो घर पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे लगा रहा है काम में, ठीक है, चेक कर रहा है, और वो सुई है वो लगा रहा है। आप कहते हैं भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा हो जाता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा। लेकिन वो कह तो देते हैं, लेकिन वो उनके अंदर सपनों को बो नहीं पाते। वो सिर्फ एक बात कह देते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन डॉक्टर बनेगा कैसे? क्योंकि जब पेरेंट्स ही अगर इलिटरेट है, सपोज इलिटरेट है, या फिर उनके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को बता ही नहीं पा रहे कि डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है, तो डॉक्टर बनेगा कैसे? वो सिर्फ उन्होंने सपना एक देख लिया कि हमें डॉक्टर बनाना है अपने बेटे को, लेकिन उन्होंने वो सपने को अपने बच्चे के अंदर बो नहीं पाए। और जब बो ही नहीं पाए तो पेड़ नहीं उगेगा, पौधा नहीं आएगा, पेड़ नहीं होगा। तो हमें बच्चों के अंदर सपनों को बोना है, बच्चों के अंदर सपनों को जन्म देना है कि भाई तू डॉक्टर बनेगा तो तू किस तरह डॉक्टर बनेगा, तुझे किस चीज की स्टडी करनी है, तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम डॉक्टर कभी नहीं बन पाएंगे। हम डॉक्टर क्या, हम अभी जब 3rd 4th क्लास में है तो हम भी कहेंगे साहब हम डॉक्टर बनेंगे। हम 4th 5th में आते आते 6th में आते आते हमें पता लग जाएगा साहब हम सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, चलो साहब हम MBBS नहीं बनेंगे, छोटे वाले डॉक्टर बनेंगे, BHMUS पता नहीं क्या होता है, BHS BAMS, हम ये वाले डॉक्टर बनेंगे। थोड़े और बड़े होते हैं, पता लगता है यार हमारे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, यार हम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हमसे तो बहुत बच्चे आगे हैं, चलो हम कंपाउंडर बनेंगे। रहेंगे तो भाई मेडिकल लाइन में ही, कंपाउंडर बनेंगे, हम नर्स बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे, थोड़ा कमाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर ना सही तो हम कंपाउंडर ही बन जाएंगे। अब वो जैसे जैसे और बड़े होते हैं तो फिर 9th 10th में आते हैं तो फिर कहते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर है, डिग्री नहीं होगी कोई बात नहीं, पास तो नहीं हो पा रहे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, डॉक्टर तो बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, हम झोला छाप डॉक्टर बन जाएंगे, कहीं ना कहीं गांव में बैठ जाएंगे और इंजेक्शन वाला शुरू कर देंगे, दवाई देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें नॉलेज तो है, क्योंकि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है मेडिकल लाइन। होता क्या है अब कि जैसे जैसे वो और हाई स्कूल इंटर भी पास कर लेता है तो उसे फिर पता चलता है कि मेरे घर की कंडीशन क्या है, उसे वो अपने घर की कंडीशन देखता है कि भाई मेरी मम्मी और मेरे पापा किस तरह अपना घर में खर्चा चला रहे हैं, कितने परेशान है वो। अब वो झोला छाप डॉक्टर और जो कंपाउंडर है ना वो भी अपने दिमाग से निकाल देता है। अब वो कहता है कि यार मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ पैसे लाने हैं घर में, ठीक है, जैसे मेरे पापा काम कर रहे हैं ऐसे मुझे भी काम करना है। तो वो जो उसने सपना देखा था ना बचपन में, उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, पेरेंट्स ने उसके सपना देखा था कि डॉक्टर बनेगा, उसका खुद का भी था कि साहब मैं डॉक्टर बनूंगा, वो धीरे धीरे आते आते वो कहीं दूर हो गया। हमें करना क्या है, हमें बच्चे के अंदर सपनों को बोना है। सपनों को बोना है मीन्स हमें बताना है कि डॉक्टर बनेगा तो किस तरह डॉक्टर बनेगा, तू क्या करना है, तुझे लाइफ में क्या नहीं करना है। हमें पता है, सभी को पता है कि अगर हम आज स्टडी में कमजोर हैं, अगर आज पढ़ाई में कमजोर हैं, हमसे आगे कोई बेहतर बच्चा है तो कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कमजोर रहा है। इस बात को मैं हर बार कहता हुआ आया हूं कि जो हमारी 1st से 8th तक की जो हमारी शिक्षा होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है, अगर वो हमारी कमजोर हो जाती है तो फिर हम लाइफ टाइम कमजोर ही रहते हैं। तो जब हम बचपन में हमने सपना तो देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही वीक रही, बहुत कमजोर रही, हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए, या हमें पता ही नहीं था कि हमें स्टडी करनी कैसे है, क्योंकि हमें कोई गाइड तो करेगा नहीं। आपको 1st to 8th तक कोई टीचर तो बताएगा नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें क्या करना है। उन्हें तो 1st to 8th तक ही पढ़ाना है, उनका जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन कहीं उनका काम पूरा करते करते हमारे सपने मर गए, उनका काम पूरा होता चला गया और हमारे सपने मरते चले गए। आज वो समय आ गया कि डॉक्टर के तो छोड़ो, हम कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि हमारी ऐसी एजुकेशन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे बच्चों को समझाना है कि भाई तुम्हें अगर ये बनना है तो किस तरह बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी क्या चीज खोनी पड़ेगी और क्या चीज पाना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें, अगर तुम इंस्टा में लगे हुए हो, ठीक है, अभी मैंने देखा है मेरी 8th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट है कुछ, और वो कह रहा है कि साहब मेरे सर यूट्यूब पे इतने फॉलोअर हैं, इंस्टा पे इतने फॉलोअर हैं, और मतलब एक 9th क्लास का बच्चा कह रहा है सर मेरे तो 1100 फॉलोअर थे उस पे यूट्यूब पे और मैंने छोड़ दिया चैनल। मैंने कि यार बताओ, हम तो 1100 करते करते हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, और वो 9th क्लास का बच्चा कह रहा है मेरे 1100 फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, और मैंने चैनल ही छोड़ दिया। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि छोटे छोटे बच्चे अभी भी इंस्टा में और
जो यूट्यूब पे लगे पड़े हैं वीडियो बनाने में, चैनल क्रिएट करने में, ना कि यूट्यूब से। जैसे हर्षित ने बताया कि यूट्यूब से सीखने के लिए हमारे पास हजारों टीचर्स हैं। अगर आप आज चंदोसी में एक सब्जेक्ट ले लेते हो साहब स्पोकन इंग्लिश, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, आपको चंदोसी में 2 टीचर भी मिलेंगे नहीं, 2 मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है और आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको हजारों टीचर्स मिल जाएंगे। आपको मैथ सीखनी है, चंदोसी में आप सब कहते हैं साहब वो बेस्ट है साहब, लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बेस्ट मिल जाएंगे, उनसे भी ज्यादा बेस्ट मिल जाएंगे आपको। ऐसा होता है। मैं तो ज्यादातर स्टडी यूट्यूब से ही करता हूँ, ठीक है, बहुत सारी स्टडी मैंने यूट्यूब से की है। तो बच्चों के अंदर सपने बोना है हमें, और वो बोने काम करेंगे हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, जो हमारे सेंटर खोलेंगे जो लोग। जैसे कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो सबसे पहले 3 सेंटर खुलने हैं, वो एक वंशिका के घर पे, एक नैन्सी के घर पे और एक प्राची के घर पे, ये 3 सेंटर्स खुलेंगे। इसके बाद 14 सेंटर्स, जो आप में से जो कोई भी लोग भी एलिजिबल हैं, आप मुझे बता देना। ये 3 लोग मुझे पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि हम पढ़ा सकते हैं, हम पे टाइम है 1-2 घंटे का, और हम फ्री में पढ़ा सकते हैं। हालांकि कुछ मिनिमम कुछ सैलरी भी इन्हें एनजीओ से मिल सकती है, मिलेगी, लेकिन ये फ्री में पढ़ाने को तैयार है, ठीक है। ऐसे अगर आप में से कोई लोग हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सेंटर जो 4th सेंटर खुलेगा वो उसके घर पे खुलेगा। अब सेंटर इनके घर पे खुलना है, इन्हें 1 घंटा या 2 घंटे बच्चों को देना है, जो कि पूरे उस कॉलोनी के, उस साइड के, या जो बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं अपने वाहन से या अपने बल पर, ठीक है, वो ये लोग जो है उन्हें बच्चों को पढ़ाएंगे। तो और बच्चों को, जब वो बच्चे इनके घर पे आएंगे पढ़ने, तो इन्हें उन बच्चों को समझाना है कि भाई तुम्हें क्या बनना है लाइफ में और तुम्हें क्या करना है। जैसे कि ये केवल उन्हें पढ़ाएंगे ही नहीं, पढ़ तो वे स्कूल में भी रहे हैं, और अगर वो कहीं और कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहां भी पढ़ रहे होंगे। ये उनका बेसिक क्लियर कराएंगे, ठीक है। उनका स्कूल का वर्क है तो उन्हें बताएंगे कि इसकी नीड क्यों है तुम्हें, इसकी नीड आगे कहाँ पढ़नी है तुम्हें। अब मेरा बेसिक बचपन में ही, हेलो प्लीज साइलेंस, मेरा बेसिक जो है बचपन से ही कमजोर हो जाता। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तुम्हें गणित सीखनी है तुम्हें, ठीक है। बस स्कूल में जितना करा दिया उतना कर लिया मैंने। और आते आते आर्ट्स की बात करी इन्होंने, तो मैंने भी आर्ट्स ले ली, क्योंकि आर्ट्स में मैथ नहीं थी, आर्ट्स में साइंस नहीं थी, तो मैंने आर्ट्स साइड ले ली। और फिर मैंने बीए किया, फिर मैंने एमए किया, अब मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ। तो जब मैं बीए कर रहा था, एमए कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में 1-2 बार जरूर आया होगा, और आपके भी आया होगा, कि कहीं यार शायद मुझे यार इंग्लिश मेरी अगर मैथ अच्छी होती और मैं बीएससी करता, मेरी साइंस अच्छी होती, मैं बीएससी करता, तो शायद मेरे पास कुछ और लाइन्स होती। तो इन्हें जो टीचर्स होंगे हमारे, इन्हें बच्चों के अंदर सपने बोना है, इन्हें उनका बेसिक क्लियर कराना है कि भाई आपको मैथ आपकी अच्छी करानी है, आपकी इंग्लिश अच्छी करानी है, आपकी साइंस अच्छी करानी है, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। उन्हें कुछ नहीं पता है, उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है, उन्हें ये बताना है। और ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। क्योंकि समाज को बेहतर करना है तो आपको कहीं ना कहीं आगे आना है, आपको समझाना है कि भाई कोचिंग क्यों जरूरी है, और ये सब्जेक्ट आपका जो बेसिक कमजोर है इस पे आपको ओवरकम करना है, ठीक है, और इसको आपको बेटर करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज। थैंक यू। सो जैसे कि आप सबने देखा कि शिवम सर ने भी आप लोगों को, वो तो ऑब्वियसली सबको हमेशा आइडियाज ही देते हैं, और यही उनका आइडिया था। बस हम तो उनके संग एनजीओ में जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं, और आप लोग भी साथ देना प्लीज, हम लोग बोलना चाहेंगे। देन वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी रोहित को, जो आए और वो भी कुछ बोले। Good morning, all of you. First of all, I would like to say thank you to my sir because he gave me this opportunity. Now I am standing on the stage. तो सबसे पहले जब मैंने एनजीओ के बारे में सुना, इसके बारे में सर ने व्हाट्सएप पे भेजा था, तो मैंने देखा। फिर मैं एनजीओ के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में हर बच्चा पढ़ रहा है। गांव में आप देख लीजिए, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादातर सब पढ़ रहे हैं। लेकिन इतना कंपटीशन है, जॉब मतलब मुश्किल से लोगों को मिल पा रही है। लेकिन एजुकेट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जॉब तो सर जिसको मिल रही है उसको मिल रही है, लेकिन एजुकेट होना बहुत जरूरी है। गांव में सर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। सर मेरे गांव में ऐसे बच्चे हैं कि अब मतलब
आज से 10 साल 15 साल पहले कोई नहीं पढ़ता था गांव में, मतलब बहुत कम लोग थे जो पढ़ते थे। और आज के टाइम में सर गांव में आप देख लीजिए सभी पढ़ रहे हैं, एक दो को छोड़ के। तो ये काफी अच्छा है, मतलब सभी लोग पढ़ रहे हैं। और सर ऐसा एनजीओ सर आपने खोला है, तो इसके लिए जितने लोग सर जुड़ रहे हैं, इससे मेंबर मतलब जुड़ रहे हैं, उससे क्या फायदा है? ये फायदा है कि किसी को पढ़ाना है सर, तो किसी के पास बुक अवेलेबल है, तो सर वो किसी बच्चे को चाहिए तो वो मतलब उसे दे सकता है, ये फायदा है। और सर टीम बना के कोई काम करते हैं तो सबका काम सर थोड़ा आसान हो जाता है। ये काफी अच्छी चीज है, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और क्या सर, थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा, रोहित ने बहुत अच्छा बोला एंड एनजीओ के इतने सारे आइडियाज देते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी कल्पना दीदी को, जो यहाँ पे आए और कुछ बोले। प्लीज कम ऑन द स्टेज। Good morning everyone. First of all I want to thank कि सर के पास इतना अच्छा आइडिया आया ये एनजीओ खोलने का। कितने सारे लोग हैं, किसी के भी माइंड में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, या फिर आइडियाज तो माइंड में सबके ही आते हैं, लेकिन उन आइडियाज को रियल में कन्वर्ट करना बहुत कम लोगों के कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट नहीं मिल पाता, लोग जुड़ नहीं पाते। पर सर ने फिर भी एफर्ट्स किए हैं और इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और आगे लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं हमारे एनजीओ के साथ जुड़ने में। सो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सब का भी थैंक्स कि वो सब अपने बहुत कीमती टाइम से टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। एंड हमने ये फ्री एजुकेशन के लिए एक एनजीओ स्टार्ट किया है। सो हम सब बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि सपने बुनना, हम बच्चों में सपने बुनना चाहते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है उससे हम कैसे बच्चों में सपने बुन सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर वो किसी ऐसे किसी इक्विपमेंट से खेल रहा है, जैसे कि डॉक्टर का सेट लाकर दे दिया, या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें किसी बच्चे में बचपन से ही बहुत क्रिएटिविटी होती है कि वो अलग अलग तरीके की चीजें करता है। या फिर कभी कभी हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, और जो शिक्षा है, शिक्षा का जो मीनिंग है वो यही है कि एजुकेशन में जो बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो बच्चा इंटरनली है, उस चीज को बाहर निकाल कर उसे डेवलप करना, ये रियल मीनिंग होता है एजुकेशन का। तो जो एजुकेशन है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट कैसे बनती है, लाइट कहाँ बनती है, और हम लाइट से ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम किसी और चीज से क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने न्यूटन को देखा, और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बचपन से ही उनके अंदर अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे ऐसे अलग अलग तरीके के थॉट्स बच्चे के माइंड में आते हैं और वो घर पे क्वेश्चंस पुट अप करता है, तो पेरेंट्स का क्या होता है, उसे डांट देते हैं, या टीचर्स भी उसे डांट के चुप करा देते हैं। वो ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि बच्चा ये सवाल क्यों कर रहा है और इसके थ्रू हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं नई चीज। जो बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं ना, वो लोग वो क्वेश्चंस पुट अप करते भी बहुत ज्यादा है। तो जो हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो मेरा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि बच्चा जिस तरीके की बात कर रहा है, जिस तरीके की वो एक्टिविटीज कर रहा है, उन एक्टिविटीज को सीरियसली लेना, और वो जो एक्टिविटी कर रहा है उन पे कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। इसके थ्रू हम उसे एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं, उसे बचपन से उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है और वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता है, और हम बचपन से ही देख रहे हैं कि उसके बैट पकड़ने का स्टाइल, उसका बॉलिंग करने का स्टाइल, उसका फील्डिंग करने का वे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम उसे क्रिकेटर बना सकते हैं। बचपन से ही उसे ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा क्रिकेटर बन सके, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नॉर्मल बच्चों की जगह जल्दी हो जाएगा, उसका टाइम सेव होगा,
हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे और इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा समाज विकसित हो सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि सबको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है या फिर कोई सीए बनाना चाहता है। कोई भी बच्चे की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे ध्यान ही नहीं देना चाहता कि बच्चा रियल में चाहता क्या है। फिर जब हम उन पे नई नई चीजों का, जैसे कि मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम होता है जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है, बच्चे के ऊपर एक बेवजह का प्रेशर बना देते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो चाहता है उसे उसी की फील्ड में अगर आगे लेके जाएंगे तो बच्चा, और डॉक्टर जितना कमा रहा है ना वो उससे भी अच्छा कमाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कमाएगा। और जो उसका टाइम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में टाइम। आप जितनी जल्दी, जितनी कम एज में कामयाब हो जाएंगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा होगा फिर और ज्यादा भी होगा, आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। तो जो एजुकेशन है उसे इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा क्या चाह रहा है। जो भी टीचर है वो ऑब्जर्व तो करें, जो पेरेंट्स है वो ऑब्जर्व करें अपने बच्चे को कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है, उनके बच्चे में क्या स्पेशलिटी है जो और बच्चों में नहीं है। और हर बच्चा स्पेशल है लाइफ में। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो हर एक बच्चा अपने आप में एक बहुत स्पेशल है और हर कोई अपनी स्पेशल क्वालिटीज लेकर जन्म लेता है। बस उन स्पेशलिटीज को जानना है और उन्हें डेवलप करना है। जो रियल एजुकेशन है, अगर आप एजुकेशन को सही में साक्षर बनाना चाहते हैं, सही में एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा वे है कि आप बच्चे को पहचानें कि बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे में की क्या क्रिएटिविटी है और उस चीज को डेवलप करें, ना कि उसको किताबी ज्ञानों से जोड़ें। किताबी ज्ञान देना जरूरी है लेकिन उसकी जो रियलिटी है, जो बच्चा रियल में बनना चाहता है, जो बच्चे की रियलिटी है, उस रियलिटी को मार के नहीं बल्कि उसके साथ साथ बच्चे को डेवलप करना चाहिए, जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अब वीडियो को एंड करते हुए और सेमिनार्स को एंड करते हुए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी ना किसी दिन, किसी वक्त तेरा नाम बनेगा, किसी ना किसी वक्त तेरा नाम बनेगा। बस अगर दिल में हो आग और तेरे इरादे हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बनेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने सारे एनजीओ को मैं एनजीओ के जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको हम जो पढ़ाएंगे, जो भी हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि अगर आप हम लोगों से पढ़ते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, एक तो आप फ्री पढ़ेंगे हम लोगों से और हम आपको नई नई एक्टिविटीज सिखाएंगे जो आप लोग करना चाहते हैं, जिसमें आप बहुत होशियार हो। और बस मैं नेक्स्ट टाइम में ये बोलना चाहूंगी वीडियो को एंड करते हुए, मत कर परवाह उनकी जो आज देता है ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देता है ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान और कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेमिनार पसंद आएगा। बस हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है बट आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं। सो बस दैट्स ऑल।